हेलो बच्चों, मेरा नाम शुभम पांडे है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम एक सेशन रखने वाले हैं जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 4 तक का रहेगा। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट क्या था, जो हमारे बेसिक एनर्जी रिसोर्सेज थे उनके बारे में स्टडी किए थे। तो उसमें हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या अगर आपसे पूछे डिस्कस द टर्म एनर्जी कंजर्वेशन, या इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, या हाउ कैन यू कंजर्व द एनर्जी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे आपको एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, इसका आंसर एक ही होगा। ठीक है, हिंदी में अगर बोला जाए तो ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है, ऊर्जा संरक्षण को विस्तार से समझाइए, या ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, आप ऊर्जा को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो इसमें आप डिटेल एनालिसिस हेडिंग वाइज कर देंगे। इसके आंसर में इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप एनर्जी को समझाएंगे, फिर एनर्जी कंजर्वेशन को समझाएंगे, फिर नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को समझाएंगे। इन 3 हेडिंग्स के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण को समझाएंगे, ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता को समझाएंगे, ठीक है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन पे, इसको आप समझाएंगे इसको उत्तर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का, ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, सभी लोग कर लोगे आप लोग। ऊर्जा का आशय स्पष्ट करो, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों को समझाइए, ऊर्जा को दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनर्जी, नेम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, या हाउ डू वी यूज़ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। तो इन सारी चीज़ों का आंसर आपका एक ही होगा। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, ये थ्योरी है, आप इसको समझा पाओगे। फिर देखिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित करते हुए अंतर स्पष्ट करो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्योरी पोर्शन है, एक बार आप अच्छे से अगर स्टडी कर लेते हो तो आप परिभाषित कर पाओगे। प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा मैंने बताया था, प्राथमिक ऊर्जा क्या है, द्वितीयक ऊर्जा क्या है। प्राथमिक मतलब जो जैसे मिल रहा है वैसे यूज कर ले रहे हैं, जैसे कोयला मिल रहा है उसको जैसे यूज करेंगे प्राथमिक ऊर्जा है। द्वितीयक ऊर्जा का मतलब उसको रूपांतरित कर रहे हैं, कोयले को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोयले को थर्मल पावर प्लांट में हीट में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है उसका मतलब कोयले को कन्वर्ट कर दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, सेकेंडरी एनर्जी। वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक, वाणिज्यिक वो था जिसके लिए पेमेंट करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। गैर वाणिज्यिक जिसके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ता था, नॉन कमर्शियल। नवीकरणीय वो गैर नवीकरणीय। रिन्यूएबल मतलब जिसको बार बार आप यूज़ कर सकते हो, उसकी सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है लगभग। जैसे सूर्य से निकलने वाली विकिरण एनर्जी लगभग अनंत समय के लिए हमको मिलती रहेगी, कितना भी यूज आप करो। गैर नवीकरणीय कोयला हुआ, इसको आप यूज करोगे, इसका भंडार सीमित है, खत्म हो जाएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। चौथे नंबर से क्वेश्चन है आपका, क्षमता गुणांक क्या है। तो क्षमता गुणांक का आशय विशेषकर हमारे पावर जनरेशन प्लांट से है, जैसे हाइड्रो पावर जनरेशन प्लांट है, थर्मल जनरेशन प्लांट है, इन सारी चीज़ों का है। तो इसमें इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है और एवरेज कितना ये प्रोडक्शन कर रहा है ड्यूरिंग, तो इस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक निश्चित समय में कितना मैक्सिमम उत्पादन वो कर सकता है क्षमता, और कितना एक्चुअल उत्पादन वो कर रहा है, इसी का रेशियो होता है। ठीक है, मतलब कितना एवरेज उत्पादन एक्चुअल में कर रहा है अपॉन में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। तो इस तरीके से हम कैपेसिटी फैक्टर निकालते थे, मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ रेगुलर क्लासेस में। अगर डिमांड होगी तो फिर से मैं इस पर लेक्चर बना दूंगा, समझा दूंगा। तो व्हाट इज़ कैपेसिटी फैक्टर, एक न्यूमेरिकल है। विद्युत संयंत्र की क्षमता 980 मेगावाट है, एक वर्ष के अंत में 7100 गीगावाट आर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, क्षमता गुणांक की गणना करो। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ, अगर फिर भी अगर चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में ऊर्जा परिदृश्य समझाइए, व्हाट इज़ द एनर्जी सिनारियो इन इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसको समझाया भी है, और इसको आप अगर आप डिमांड करते हो तो इसको मैं फिर से समझा दूंगा। भारत में ऊर्जा परिदृश्य समझाइए। ऊर्जा परिदृश्य का मतलब कि भारत में कितने सेक्टर हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हमारा फिल्म इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, दुकानों में मतलब कॉमर्शियल यूज़ हो गया, इस तरीके से पावर प्लांट्स में यूज़ हो गया, इस तरीके से डोमेस्टिक यूज़ हो गया। तो इसमें कितना कितना परसेंटेज यूज़ हो रहा है, और किस फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, कोयले को कितना यूज़ कर रहे हैं, थर्मल हाइड्रो को कितना यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम का कितना यूज़ हो रहा है, कितना परसेंटेज कंजम्पशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करना है। सेम यही चीज़ हमको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में डिस्कस कर देना है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य समझाइए। तो अगर ये चीज़ें आप अगर मैंने इसको रेगुलर क्लासेस में डिस्कस किया है, लेकिन कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करोगे तो मैं फिर इसको भी समझा दूंगा। इस पर भी सेपरेट वीडियो इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में मैं बना दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा उपयोग से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने का मतलब कि आप हेडिंग वाइज ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और बायोडाइवर्सिटी में जो कमी आ रही है, जैव विविधता में जो कमी आ रही है, इसी को डिस्कस करना है। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है ऊर्जा उपयोग में पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके नीचे लिखोगे ऊर्जा उपयोग से पर्यावरण में निम्न प्रभाव पड़ रहा है: ओजोन परत में रिक्तीकरण, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, समझ में आया। या फिर इसको पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक भी पूछ सकता है कि व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, व्हाट इज एसिड रेन, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ये मैंने डिस्कस बहुत अच्छे से किया है। कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट हो कमेंट करोगे, फिर से मैं इसको समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को समझाइए। तो सिंपल सी बात मैं बता रहा था, अम्ल वर्षा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ग्लोबल वार्मिंग है एंड बायोडाइवर्सिटी है। फिर देखो चैप्टर नंबर 2 में आते हैं। सेकंड में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, आंसर हैं, तो इनको समझ लेना। पहला क्वेश्चन यही आएगा, मतलब आउट ही मानो, ऊर्जा संरक्षण नियम 2001 से आप क्या समझते हैं, या ऊर्जा संरक्षण नियम 2001 को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या ऊर्जा संरक्षण नियम 2001 का महत्व समझाइए। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही रहेगा। सब में ऊर्जा संरक्षण नियम 2001 के बारे में ही पूछ रहा है। इसको डिटेल से आप लोग इसका इंट्रोडक्शन लेके इसकी आवश्यकता जो भी चीज़ें नोट्स में मैंने करवाया उसको करना। नहीं समझ में आ रहा है फिर से पूछोगे, फिर से समझाया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज स्टार रेटिंग, डिस्कस BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो स्टार रेटिंग क्या है, कैसे स्टार रेटिंग होती है, ज़्यादा एफिशिएंसी है और कम पावर कंज्यूम कर रहा है तो उसमें स्टार रेटिंग ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, कम आउटपुट दे रहा है तो उसमें स्टार रेटिंग घटती जाती है। इन सारी चीज़ों को ही डिस्कस करना है। थ्योरी पोर्शन है। जो सब्जेक्ट है आपका एनर्जी कंजर्वेशन, आसान सब्जेक्ट है, केवल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है और अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर से ही 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर चैप्टर 3 पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस हम करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम इन मोटर्स में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या है, इसको समझाओगे आप कि रेगुलर विद्युत आपूर्ति के लिए हमारे इक्विपमेंट को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ से हम लेते हैं उसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कहते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में AC DC आता है। AC फॉर्म यूज़ कर सकते हो, DC फॉर्म यूज़ कर सकते हो। इसको हेडिंग वाइज आप लोग को इसको समझा देना, AC और DC को समझा देना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के सप्लाई सिस्टम को समझाइए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, इसको डिस्कस कर सकते हो। विद्युत प्रणाली में सिंगल लाइन प्रतिनिधित्व को समझाइए। जो मैंने सिंगल लाइन डायग्राम रेगुलर क्लासेस में डिस्कस किया था वही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझना है तो एक बार जरूर कमेंट करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर कर लेना। जितने क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, और जिसमें मैंने मार्क किया वो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। विद्युत वितरण प्रणाली में हानियों को समझाइए। तो जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें लॉसेज होते हैं। ठीक है, लाइन लॉसेज होते हैं, मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस है उसकी वजह से लॉस हो रहा है, ट्रांसफार्मर लग रहा है उसकी वजह से लॉस हो रहा है। अगर प्रॉपर रेटिंग का इक्विपमेंट नहीं लगा है तो उसके वजह से भी लॉसेज होते ही रहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जो है कंज्यूमर का इंड बहुत दूर है तो वहाँ पे भी लॉसेज होने लगते हैं। तो ये मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, इसको आप लोग करोगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद्युत बिल से क्या समझते हो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर का। 5वें नंबर क्वेश्चन है किलोवाट किलो वोल्ट एम्पियर एंड KVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव से आप क्या समझते हैं, अंतर स्पष्ट करो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसके बीच में अंतर स्पष्ट किया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप कमेंट करोगे, इसको भी मैं फिर से समझा दूंगा, लेकिन आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई किलोवाट किलो वोल्ट एम्पियर एंड KVAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फैक्टर से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई टर्म पावर फैक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7वां विद्युत टैरिफ से आप क्या समझते हैं, विभिन्न विद्युत टैरिफों को समझाइए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाले विभिन्न हानियों को समझाइए। तो आयरन लॉस कॉपर लॉस बेसिकली ट्रांसफार्मर में होता है, इसी को डिस्कस करना है। कॉपर लॉस क्या है, वाइंडिंग में जो लॉस होता है। आयरन लॉस में क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस है, और ED करंट लॉस होता है, इसको आप समझा देंगे। हानियों कैसे कम कर सकते हैं, तो आप बता देना कि लेमिनेशन लगा के जो हमारा ED करंट लॉस है उसको कम कर सकते हैं। हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील से हम लोग किसको कम कर सकते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर सकते हैं। तो ये समझा देना आप। देखो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, मैं अपनी तरफ से वर्क कर रहा हूँ। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं सबको डिस्कस कर दे रहा हूँ, लेकिन एक बार स्टडी आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहोगे, प्रेशर नहीं पड़ेगा, और लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ोगे, बहुत मेहनत करना पड़ सकता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ अ मोटर, मोटर क्या है, मोटर के वर्किंग मैकेनिज्म को कैसे ऑपरेट करता है समझाना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर को समझाओ। डीसी मोटर एसी मोटर होता है, फिर एसी मोटर में इंडक्शन सिंक्रोनस, इंडक्शन में जाते हो तो स्क्विरल किया जाता है, स्लिप रिंग आता है। इसी को समझा देना आप लोग। नहीं समझ में आता कमेंट करोगे, मैं फिर से समझा दूंगा। मतलब अलग अलग वीडियोस बना के अलग अलग टॉपिक पे मैं समझा दूंगा। मोटर क्या है, विभिन्न प्रकार के मोटरों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरक मोटर में होने वाले हानियों को समझाइए। जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें क्या क्या लॉसेस होते हैं। सिंपल सी बात है, इंडक्शन मोटर में एक आयरन कोर होगा, तो आयरन कोर में लॉसेस हिस्टेरेसिस लॉस होगा, उसमें कुछ वाइंडिंग भी होगी इंडक्शन मोटर में, तो वाइंडिंग होने वाले में क्या होगा, कॉपर लॉस होगा, ठीक है, और एडी करंट लॉस भी होगा। तो इन सब चीज़ों को आप समझा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग टर्म, एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर, इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझा देना। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई क्या है, एक तरह से डीसी टू डीसी कन्वर्टर ही है। डीसी क्या है, कंटिन्यूस है, और स्विच्ड मोड पावर सप्लाई क्या करता है, कंटिन्यूस नहीं देता है। तो इसको मतलब एक बार देख लेना, नहीं समझ में आता है पूछ लें, बता दूंगा। रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। इन्वर्टर क्या है, डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है। अब देखो इंडक्शन मोटर से आप क्या समझते हैं, तो इंडक्शन मोटर के बारे में समझा देना। मैंने रेगुलर क्लास में डिस्कस किया है, ये दो टाइप का होता है, स्क्विरल केज और स्लिप रिंग, ठीक है। स्क्विरल केज क्या होता है, जो गिलहरी होता है उसके पिजड़े के आकार का होता है, मैंने कुछ ऐसे समझाया था। स्लिप रिंग क्या होता है, उसके लास्ट में स्लिप रिंग लगे होते हैं जिसमें ब्रशेस लगे होते हैं कार्बन पे। नेक्स्ट चैप्टर 4 है, इसमें पहला क्वेश्चन आ सकता है पंप क्या है, पंप की क्रिया विधि को समझाइए, सचित्र वर्णन करिए। तो पंप मैंने बताया था, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। उससे भी पहले मैंने बताया था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, एक नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में रेसिप्रोकेटिंग इंपॉर्टेंट था, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप आता था। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, मैंने डिस्कस किया है और नोट्स भी प्रोवाइड कराया है आपको। केंद्र प्रसारक पंप की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो डायग्राम है वो बना के अच्छे से इसको डिस्कस कर दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। बस जिसमें डायग्राम उसमें डायग्राम जरूर बनाना बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र प्रसारक पंप के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप का परफॉर्मेंस कौन कौन इफेक्ट करेगा। भैया इम्पेलर डायामीटर है, ये प्रभाव करेगा। सक्शन हेड क्या है वो प्रभावित करेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, तो ये मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, इसको समझा देना हेडिंग वाइज। व्हाट इज़ इम्पेलर, इम्पेलर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता था केंद्र प्रसारक पंप, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इम्पेलर। इम्पेलर होता है, इसके बीच में क्या लगा होता है, सक्शन आई लगा होता है। तो इन सब चीज़ों को मैकेनिज्म बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, इसको एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, और इसको अच्छे से हेडिंग वाइज विद फिगर डिस्कस करना, ठीक है, मार्क्स मिलेंगे। कृषि पंपों में ऊर्जा दक्षता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। कृषि पंपों में ऊर्जा दक्षता को कैसे प्रभावित का मतलब बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा दक्षता को कैसे बढ़ाएंगे कृषि पंपों में, तो इसको बेटा आपको डिस्कस करना है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, तो इसको समझ लेना, ओके, नोट्स देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइमिंग, प्राइमिंग क्या था। प्राइमिंग का मतलब होता था सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता था इनिशियली उसमें कुछ पानी प्रोवाइड कराते थे ताकि वो सक्शन क्रिएट कर सके, ठीक है, प्रेशर क्रिएट कर सके। इसको भी अच्छे से डिस्कस किया है, समझ लेना, ठीक है। नहीं समझ में आता फिर कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर पे, रेसिप्रोकेटिंग पंप और केंद्र प्रसारक पंप में तुलना करें, कंपेयर बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इसके बीच में कंपेरिजन करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आ सकता है, मैंने इसका नोट्स भी प्रोवाइड कराया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर की क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है। व्हाट इज एयर कंप्रेसर, एक्सप्लेन वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कंप्रेसर, फिगर के साथ समझाना है जैसे मैंने बताया आपको पढ़ाया। व्हाट इज अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर और इसका काम क्या होता है, ये भी मैंने बताया है, थ्योरी है, इसको समझा देना। लीक को डिटेक्ट करता है, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स निकलते हैं रिसाव के समय उसी को डिटेक्ट करता है। रेफ्रिजरेटर क्रियाविधि को सचित्र समझाइए। रेफ्रिजरेशन का जो मैकेनिज्म था मैंने समझाया था, ठीक है। वॉल्व लगा हुआ था, उसमें एक्सपेंशन वॉल्व था, फिर उसमें कंप्रेसर था, कंडेंसर था, ये सारी मैकेनिज्म वहाँ पे लगे हुए थे, ठीक है। कंप्रेसर और कंडेंसर के कार्यों में अंतर बताइए। एक कंप्रेसर हुआ करता था, ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट था, जो रेफ्रिजरेंट था, जो वेपर था उसको कंप्रेस करता था, और कंडेंसर क्या करता था, कंप्रेस्ड जो रेफ्रिजरेंट है उसका क्या करता था, हीट इन्वायरमेंट में निकालता था, उसको ठंडा करता था। व्हाट इज EER, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, ये किस में था एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, ये एसी में था, एसी में था, एयर कंडीशनर में। तो इसको आप बताओगे, अच्छे से डिफाइन करोगे, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा व्हाट इज EER, EER क्या है। तो EER के बारे में पता होना चाहिए कि एसी से रिलेटेड है, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। तो आज हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, उसको मैंने डिस्कस किया, और मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसको कैसे टैकल करोगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन में आंसर किस तरीके से हम देंगे। और आंसर देने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर फिगर है तो फिगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फिगर वो बनाने की कोशिश करोगे, उसको फिगर देने की कोशिश करोगे, और फिगर वाइज, हेडिंग वाइज, टॉपिक वाइज क्लियर तरीके से उसको डिस्कस करना है। और थ्योरी सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो
आई होप अच्छा लगा होगा आपको। कोई भी डाउट है, किसी क्वेश्चन पे डाउट है या कोई टॉपिक ऐसा जो समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लें, उस पर प्रॉपर मैं अलग वीडियो बना के उसको समझ दूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद।